इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो सातवां प्रॉपर्टी है, हम लोग इससे पहले भी 5 प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो सातवां प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। तो पहले इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि मान के चलिए दो अगर स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है। स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन कहने का मतलब आप समझिए इस बात को। स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन कहने का मतलब है जैसे कि जब हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो नंबर्स जो लगाते हैं, 2 हो गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी 2 हो गया। तो किसी और तरीके से भी उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन को देखिए कैसे ये बैलेंस किया हुआ है, 2NO2 ये N2 प्लस 2O2 किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए NO2, तो ये 2 जो है ना हटा, यहाँ पर नहीं लगाए हैं, तो इसको सिर्फ 1/2 N2 कर दिए, ये ख़त्म हो जाएगा। चूँकि N इधर सिंगल है, ठीक है, तो इसको भी सिंगल N हमको करना, नाइट्रोजन हमको इधर भी करना होगा एक, इसलिए इसको काट देते हैं। तो आप इस रिएक्शन को दो तरीके से स्टोकियोमेट्रिक बना के आप इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, दो स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन आता है वो K-C = √Kc आता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, ये रिएक्शन हम ले लिए, इस दोनों को हम बैलेंस कर दिए। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम Kc निकालते हैं, फर्स्ट वाला रिएक्शन के लिए, इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, और जो पावर है वो ऊपर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा NO2, और इसका में जो ये जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाता है, चूँकि रेट लॉ, जो आप लॉमा सेक्शन हम लोग पढ़े थे उसमें ये था। उसके बाद K-C निकालते हैं इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर हम K-C निकालते हैं तो निकलेगा क्या, देखिए N2 यानी कंसंट्रेशन ऑफ N2, इसका जो पावर है 1/2 ये ऊपर में हो जाएगा, ये O2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये कंसंट्रेशन ऑफ NO2 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आपका बन चुका है, ठीक है। अगर आप मान के चलिए इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको, ये जो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है K- के रूप में, अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ N2 जो था, ये पावर 1/2 था, तो इसको स्क्वायर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कंसंट्रेशन ऑफ O2 तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये NO2, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्यों, चूँकि इधर स्क्वायर किए हैं। तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर कितना, देखिए N2, और ये कंसंट्रेशन ऑफ O2 का पावर 2, और ये कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का पावर 2। तो ये जो टर्म आपका आ रहा है, क्या ये टर्म नहीं है, देखिए N2, O2 और NO2, ये टर्म और ये टर्म सेम है, यानी इसके जगह में हम Kc को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, K-C का स्क्वायर = Kc हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 नहीं उसके अनुसार। तो इससे अगर हम स्क्वायर हटाते हैं अंडर रूट हो जाए, तो यहाँ से देखिए स्क्वायर अगर हम इधर हटाते हैं तो इधर √Kc, तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेकंड स्टोकियोमेट्रिक = √ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टोकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर रिलेशन आता है, ठीक है। कुछ और रिलेशन है उसको हम देखते हैं। मान के चलिए और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है इसका। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 किसका, हम लोग विशेषता पढ़ रहे हैं, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 8 है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी हैव Kp = Kc r⁴ N, ये हम लोग को पता है, ठीक है। अगर केस 1 मान के चलिए, अगर ΔN 0 हो जाए, ये 0, तो अगर ΔN 0 हो जाए तो क्या होगा, आप खुद देखिए, ΔN यहाँ पर 0 रखिए, तो 0 यहाँ पर रखें तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो Kp = क्या हो जाएगा, इसमें 0 रख दिए, तो Kp = Kc r⁴ 0, तो Kp = Kc, इसका वैल्यू तो 1 हो गया ना, तो Kp = Kc। तो अगर ΔN 0 होना है ना, तो जो प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो पीछे मतलब Kp और Kc हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्ट नहीं है ये, Kp और Kc हो जाएगा। प्रेशर के लिए होता है, ये कंसंट्रेशन के लिए C लिखाता है, ठीक है। तो Kp = Kc हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम केस 2 में देखते हैं, व्हेन ΔN = पॉजिटिव, अगर ΔN पॉजिटिव हुआ तो ΔN > 0 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि पॉजिटिव है तो ΔN > 0, तो जो हम लोग का जो रिलेशन था, वो जो रिलेशन था, उस रिलेशन में अगर हम इसको पुट करते हैं, रिलेशन कौन सा रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन है Kp = Kc और r⁴ ये वाला जो रिलेशन था। तो इस रिलेशन में अगर यहाँ पर देखिए ΔN अगर पॉजिटिव हो जाए, ये ΔN अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो क्या हो जाएगी, Kp > Kc, तो Kp जो है वो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, तो Kp > Kc,
ठीक है, याद रखिएगा। तो डेल्टा एन जब भी बड़ा हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो वो केसी हो जाएगा, कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, केस नंबर 3, अगर मान के चलिए डेल्टा एन नेगेटिव आया है, यानी कि डेल्टा एन लेस देन 0 हो जाएगा, तो केपी क्या हो जाएगी, ये भी लेस देन केसी हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन हम क्या जानते हैं, K = AE⁻E/RT, ये हमें पता है। ठीक है, या एक और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आर्हेनियस का, log K2/K1। ठीक है, K2 क्यों हुआ, टेम्परेचर सेकेंड टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर T2 के लिए K2 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और K1 लिखते हैं फर्स्ट टेम्परेचर के लिए, -E/2.303R 1/T2 -1/T1। K2 दैट मीन्स क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर टेम्परेचर T2, और K1 क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर टेम्परेचर T1। मान चलिए अगर T2 > T1 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ, देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए देखिए क्या हो जाएगा, log KF2/KF1, ये KF2/KF1 हो जाएगा। ठीक है, F2 मतलब समझ में आ रहा है ना, F2 टेम्परेचर 2 के लिए और F1 टेम्परेचर 1 के लिए। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लिख रहे हैं, = EF, चूँकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है इसलिए EF लिखा गया -/2.303R, और ये 1/T2 -1/T1, ये तो सेम रहेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखा गया, देख लीजिए, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, log KB2/KB1, इसी की तरह सेम लिखा है, सिर्फ यहाँ पर B2 और B1 हो जाएगा, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन है इसलिए। और ये EF था तो यहाँ पर EB हो जाएगा, -EB/2.303R 1/T2 -1/T1, और ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। और इक्वेशन 1 में 2 को माइनस कर दीजिए, माइनस करते हैं इक्वेशन 1 में 2 को, तो log KF2, देखिए KF2/KF1 ये इक्वेशन 1 हुआ, माइनस इसको करो log KB2/KB1 माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दिए, = देखो ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है ये, और इसमें ये जो पूरा टर्म है ये वाला सेम है ना, तो ये तो कॉमन हो जाएगा, यानी कि 2.303R 1/T2 -1/T1, तो ये पूरा कॉमन हो गया। और -EF में इसको हटा दो, -EB को, तो -EF -EB, तो ये माइनस हो गया। तो माइनस होने के बाद क्या हुआ, इक्वेशन कुछ इस तरीके से बना, ये वाला। अब फिर इसको log क्या करो, log A - log B में तोड़ दो, तो log A - log B, तो उसमें अगर हम तोड़ेंगे क्या होगा, log A - log B का फार्मूला log A/B होता है, तो ये टोटली कैसे चेंज होगा, log KF2/KF1 और ये इंटू KB2/KB1 = ये वाला, तो क्या हो जाएगा, EF -EB, तो ये हो जाएगा डेल्टा H। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में। सो बाय द थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा H = EF फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन, ये डेल्टा H इंथैल्पी चेंज होता है ये, तो ये हो गया डेल्टा H माइनस, तो log K2/K1, K2 किसके लिए हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर T2 टेम्परेचर, और K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर T1 टेम्परेचर। तो ये जो है ये एक रिलेशन आता है, इस रिलेशन को हमें याद रखना है, इस रिलेशन को याद रखना है, इसी के आधार पर हम लोग अभी कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। सो आइए उस कंक्लूजन को हम लोग निकालते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं, अभी जो हम लोग जो एक इक्वेशन हम लोग निकाले थे, उस इक्वेशन को हम लोग एक बार सामने रखते हैं। तो देखिए वो इक्वेशन क्या था, ये वाला था, log K2/K1 = -∆H/2.303 और 1/T2 -1/T1। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग देखिए आगे कंक्लूजन करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए T2 > T1 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, 4 इंडोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग क्यों इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। और हम लोग जानते हैं रिएक्शन दो तरीके होता है, एक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है और एक जिसमें हीट इवॉल्व होता है। तो हम लोग देख रहे हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन में जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो अगर इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा H पॉजिटिव होगा, चूँकि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होगा। तो उस कंडीशन में 1/T2 - 1/T1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली एक्सोथर्मिक में क्या हो जाएगा, हीट जो है वो बाहर निकलता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें डेल्टा H क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें 1/T2 माइनस 1/T1 करो तो कितना हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो एक में क्या हुआ था, डेल्टा एच जो है पॉजिटिव था, ठीक है, और एक में क्या हुआ था, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव था। तो जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव था तो उसमें 1/T2 माइनस 1/T1 था वो नेगेटिव था, और इसमें भी अगर जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होगा उसमें भी आपका दोनों में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 1/T2 माइनस 1/T1 इसको याद रखना, दोनों में नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा एच पॉजिटिव रहे तो भी नेगेटिव आ जाएगा इसका पूरा का वैल्यू, और नेगेटिव रहे तो भी इसका पूरा का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। यानी कि इंडोथर्मिक में भी 1/T2 माइनस 1/T1 नेगेटिव होगा, और एक्सोथर्मिक में भी 1/T2 माइनस 1/T1 जो है वो आपका नेगेटिव होगा। तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, log K2/K1 और माइनस, चूँकि डेल्टा एच पॉजिटिव था ना, तो ये जो फार्मूला है, तो इस फार्मूला में अगर देखो यहाँ पर अगर डेल्टा एच हम पॉजिटिव बैठाते हैं इसके जगह वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला देखो 1/T2 माइनस 1/T1 ये तो पूरा नेगेटिव था ना, तो इसका मतलब ये पूरा हम इसमें क्या ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं इसके लिए। और ये कितना था 2.303, और इधर क्या था log K2/K1। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मान के चलिए log K2/K1 हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस, ये पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस 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 प्लस मान के चलिए तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि log K2/K1 जो हुआ ना वो पॉजिटिव हुआ, देखिए यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सेम चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए log K2/K1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2.303 आर नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ये देखिए इसको हम तोड़ दिए, A/B log A/B इज इक्वल टू log A माइनस log B में, तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस, तो log K2 इज ग्रेटर देन log K1 हो जाएगा, यानी K2 इज ग्रेटर देन K1 हो जाएगा। तो यानी कि टेम्परेचर 2 में, ठीक है, मतलब कि एट टेम्परेचर T2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होगा फर्स्ट वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, ठीक है, फर्स्ट वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा हो जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि जैसे कि हीट का मान के चलिए हीट जो है वो डेल्टा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही के भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो आप इसको मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। सिमिलरली अगला केस देखते हैं। सो सिमिलरली देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, हीट जो है वो निकलता है, हीट क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, हीट जो है वो निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 1/T2 माइनस 1/T1 जो है वो ऑलवेज जो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम इस वैल्यू को दोबारा अगर हम इसमें लगाते हैं log K2/K1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इसमें लगाते हैं ये वाला माइनस डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, उसमें पॉजिटिव था इससे पहले केस 1 में, तो माइनस, ये तो माइनस था पहले से, फिर वो लगा माइनस, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच किसके लिए निकाल रहे हैं हम, एक्सोथर्मिक के लिए निकाल रहे हैं, सॉरी एक्सोथर्मिक के लिए निकाल रहे हैं। तो log K2/K1 इज इक्वल टू माइनस, और डेल्टा एच जो है इसके जगह में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इधर वाला जो है ये तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और नीचे में 2.303 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि जो log K2/K1 जो आएगा वो आपका नेगेटिव आ जाएगा, log K2/K1 क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए log K2/K1 इज इक्वल टू माइनस माइनस, ठीक है, और ये फिर नेगेटिव, ये माइनस कहाँ से है, डेल्टा एच ऊपर में रहता है उसमें हम बैठाए हैं माइनस 2.303 आर, और ये माइनस, तो log K2/K1 K2 माइनस K1 कर दिए, इसको हम तोड़ दिए A/B के फार्मूला में, इज इक्वल टू नेगेटिव, फिर क्या हो जाएगा log K2 इज इक्वल टू माइनस, ये इधर आ जाएगा माइनस log K1, तो K2 सो इसमें K2 क्या हो गया, K2 इज इक्वल टू माइनस K1 हो गया, ठीक है, ये पूरा इसको ड्राइव कर सकते हैं इजीली। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, और वैसे डेल्टा एच जो है वो तो आपका नीचे ही आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो इसमें हो सकता है इतना डेरिवेशन ना किया हो, और उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ हो कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर घटेगा और डेल्टा एच घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, डेल्टा एच बढ़ेगा। तो ये कंक्लूजन आप याद रखेंगे, ठीक है।
इसमें आप याद रखेंगे ये जो डेरिवेशन जो है ना, ये जो कंक्लूजन आया है वो किसके लिए है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, ये इंडोथर्मिक के लिए है। इंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो बढ़ेगा, लेकिन एक्सोथर्मिक अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है घटेगा, और इसमें डेल्टा एच बढ़ेगा, इसमें डेल्टा एच घटेगा। तो ये याद रखिएगा, दो केस है। तो अभी मान के चलिए ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ना ही इवॉल्व हो रहा है, ये कंडीशन भी हो सकता है किसी भी रिएक्शन में, ना तो हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ना तो हीट दिया जा रहा है, और ना ही उससे हीट निकल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में देखिए log K2 माइनस log K1 इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो डेल्टा एच तो ख़त्म ही हो जाएगा ना इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर हम बात करें ये वाला इक्वेशन में, तो फिर तो डेल्टा एच पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, ना तो हीट इवॉल्व हो रहा है ना ही एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि और ये नेगेटिव ख़त्म, यानी कि इससे कोई लेना देना नहीं है, पूरा 0 मान के चल सकते हैं। तो इसलिए इधर हम 0 ले लिए पूरा। तो log K2 माइनस log K1 इक्वल टू 0, log K2 इक्वल टू log K1, इसको इधर ले आए तो K2 इक्वल टू K1 हो जाएगा। तो अगर डेल्टा एच ना ही हीट जो है ऑब्जर्व होगा और ना ही हीट इवॉल्व होगा, तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है टेम्परेचर 2 का वो टेम्परेचर 1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक ग्राफ भी आता है, उस ग्राफ को आप देख लेंगे। एक ग्राफ जो आता है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये log K और log K/T का में बनाया हुआ है। तो देखिए टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है, तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी देखिए बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये इंडोथर्मिक के लिए हुआ, इंडोथर्मिक के लिए हुआ, लेकिन एक्सोथर्मिक हम लोग ऊपर में क्या पढ़े थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो नीचे की ओर दिखा रहा है इसमें देखिए, और टेम्परेचर जो है वो इधर बढ़ रहा है, और इसमें देखिए टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ रहा है। तो ये दो जो है ग्राफ आप याद रखेंगे, एक है इंडोथर्मिक के लिए और एक है एक्सोथर्मिक के लिए।